जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वनदरोगा के लिए हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में मैंने आपको 2 से 3 चैप्टर कवर करवा चुके हैं। आज 2 चैप्टर को हम कवर करेंगे। एक वेव से यानी कि तरंग हुआ, दूसरा ध्वनि यानी कि साउंड है। इन दोनों चैप्टरों को हम डिटेल से कवर कर जाएंगे। आज की क्लास में आपको समझ में भी आपको जरूर आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों को का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। यानी कि रात्रि मतलब रात को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो यह है अवरक्त तरंग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने दिया गया है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। जब भी रेडियो तरंग की बात करेगा तो हमेशा आपको आयन मंडल करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं, तो ये ना तिरछी होती है, ना विद्युत चुंबकीय होती है, ना ध्रुवीकृत होती है। आप लोग कंफ्यूज हो गए तो या तो आप अनुदैर्ध्य में होगे या अनुप्रस्थ में होगे। ठीक है, और जब भी ध्वनि की बात करेगा, ध्वनि की तरंगे तो हमेशा अनुदैर्ध्य होंगी, और प्रकाश की चाल की बात करेगा तो अनुप्रस्थ होंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने है, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है। तो हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। छोटे मोटे क्वेश्चन भी आपसे जरूर पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा आपके सामने दिया गया है, सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज्यादा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर विबग्योर याद करना होगा। क्या याद करना होगा, विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है रेड कलर की, और सबसे कम होती है बैगनी की, वॉयलेट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। जो ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, एकदम करेक्ट आंसर है। सबसे ज्यादा लाल का होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम का जो ये होता है, इसमें जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, तो इसलिए आपको एंगस्ट्रॉम में ही याद करना होगा। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको वैसे 20,000 किलोहर्ट्ज वो तो सुनने वाला होता है, वो आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, अवरक्त दृश्य और पराबैंगनी विकिरण या प्रकाश के भिन्न गुणधर्म होते हैं। इन विकिरणों प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए, परावैंगनी विकिरण की तुलना में अवरक्त का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। बी, दृश्य प्रकाश की तुलना में परावैंगनी का तरंगदैर्ध्य छोटा होता है। या सी, अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अधिक होती है। ये कथन आपका गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया है, परा उच्च आवर्ती, जिसको हम UHF बोलते हैं, की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है भू तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंग के रूप में, या पृष्ठ तरंग के रूप में। ठीक है, तो 9वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, अंतरिक्ष तरंग के रूप में परा उच्च आवृत्ति की तरंगों को संचारित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने दिया गया है, टेलीविजन दर्शक दिशा एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, और तीसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप घर में टीवी भी देखते होंगे, तो कभी जब बारिश आ जाती है तो नो सिग्नल करके आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में हमें समझना होगा। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है आपको, पहला इसका जो आंसर है, ये कह रहा है कि एंटीना छोटे होते हैं, क्या ऐसा होता है। दूसरा जो कह रहा है आपको, दूसरा कह रहा है
वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगे की ऊर्जा अवशोषित करती है, ये भी सही है। और तीसरा क्या कह रहा है आपसे, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। ये तीन के तीन क्या है आपके कथन बिल्कुल सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 10वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 यूकेपीएससी प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, ध्वनि तरंगे या फिर प्रकाश तरंगे, ये सबको आपको याद होना ही चाहिए। यांत्रिक तरंगे क्या होती है? ध्वनि तरंगे एक यांत्रिक तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां दिया है, कौश्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। दूसरा क्या दिया है, उनकी तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी होती है। तीसरा, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी होती है। चौथा, ये सूर्य से उत्पन्न होती है। कौश्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें तो होती ही नहीं है, तो पहला ही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, यानी कि पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 12वें का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कौन सी, ये 13 होगा यहाँ पर, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? शून्य में संचरण कौन नहीं कर पाएगा? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। 13वें का होता है सी। ध्वनि के लिए कोई न कोई माध्यम होना जरूरी है। अगर कोई माध्यम नहीं होगा तो हम ध्वनि नहीं सुन पाएंगे, इसलिए बिना माध्यम के हम ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्वनि की जो सबसे तेज जो ध्वनि सुनाई देती है ठोस में सुनाई देती है, क्योंकि ठोस सबसे बड़ा मीडियम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? 14वें का जो आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि दूरस्थ नियंत्रण के लिए, मतलब दूर की चीजें को देखने के लिए, तो अवरक्त तरंगे ही आपका आंसर होना चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 14वें का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 आपको सामने क्या दिया है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, अंतरिक्ष किरणें, ये इसमें से कौन सा होगा? पराबैंगनी यूवी किरणें बोलते हैं इनको। ये क्या करती हैं, में ऊर्जा इसकी अपेक्षा अधिक होती है। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? मतलब पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? क्या अवरक्त तरंगे, क्या एक्स किरणें, क्या अंतरिक्ष किरणें या गामा किरणें? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अवरक्त किरणें, क्योंकि गामा किरणें भी ज्यादा ही पावरफुल होती हैं, एक्स किरणें भी और अंतरिक्ष भी, यानी कि अवरक्त किरणों से ज्यादा ये पराबैंगनी किरणों से थोड़ा कम कौन होता है? अवरक्त किरणें होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, ये आप समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्या जल अपघटक, रोगाणुनाशक, उर्णीकारक या अवक्षेपक। तो ये होता है रोगाणुनाशक। यानी कि हम क्या करते हैं, पराबैंगनी किरणों को अगर पानी में डालते हैं, जो उसमें जो भी कीटनाशक होते हैं उसको सब क्या कर देता है, मार देता है। इसलिए हम इसको रोगाणुनाशक का ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिया गया है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो एक्स किरणें किस प्रकार की होंगी? क्या अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय या प्रत्यास्थ होंगे? ठीक है, तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय होंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है एक्स किरणें। कॉस्मिक किरणें क्या काम करती हैं? आवेशित कण हैं या अनावेशित कण हैं, या आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो कॉस्मिक किरण है एक आवेशित कण है, यानी कि इनमें कोई न कोई क्या होता है, आवेश या चार्ज रहता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आवेशित कण बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां आपके सामने दिया गया है, एफएम प्रसारण एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति
बैंड का प्रयास होता है। आपने देखा होगा एफएम जब रेडियो आप सुनते होंगे तो किस तरीके से वो आवर्ती या बैंड होकर प्रयास का रूप लेती है, कैसे वो वापस आवाज आती है, तो इस तरीके के बारे में, तो इसमें किससे कितनी प्रयास होना चाहिए, कितने मेगा हर्ट्ज से लेकर कितना मेगा हर्ट्ज तक होना चाहिए करके इसके बारे में ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 88 से लेकर 108 मेगा हर्ट्ज के मध्य में होना चाहिए, ठीक है। जो प्रयास प्रयास का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की कोई निश्चित दूरी। तो 88 से लेकर 108 मेगा हर्ट्ज के मध्य क्या होना चाहिए, इनका प्रयास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर 20 है, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। एमआरआई मशीन आपने देखी होगी, एमआरआई मशीन में जैसे आपका एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, उसी तरीके से एक एमआरआई मशीन होती है जो आपकी पूरी बॉडी का क्या करती है, एमआरआई स्कैन करती है, ठीक है। तो इसलिए वो एमआरआई मशीन, इसमें किस चीज का यूज होता है, एक्स किरण है, पराश्रव्य तरंगे या चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो 20वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तरंगे। इसमें चुंबकीय तरंगों का क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21वां आपके सामने है, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है। जमीन के नीचे सोना का पता लगाने के लिए, या बहुमूल्य पत्थरों और हीरा में खराबी का पता लगाने के लिए, हृदय रोग का पता लगाने के लिए, या धातु को काटने और वेल्डिंग करने के लिए। यह आपको याद होना चाहिए। इससे क्या करता है, जो एक्स किरणों का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, बहुमूल्य पत्थरों और हीरे हीरो में खराबी का पता लगाने के क्या काम कर सकता है, एक्स किरण इसका यूज कर सकता है, ठीक है। ये एक्स किरण आपने देखा होगा, एक्सरे आपने सुना होगा, जब आप एक्सरे करते हो तो एक्सरे क्या करता है, किसी एक हड्डी मजबूत चीज से टकराकर वापस आ जाता है। तो इससे बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो 21वीं का बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 22वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है, ठीक है। तो ये इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखना। 22वीं का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होगा, गामा किरण है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा एक्स किरण, ठीक है। तो सबसे कम किसका होगा, गामा का होगा। इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23वां है, 23वां और 24वां आपके सामने दिए गए हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है। जैसे आपका अल्ट्रासाउंड होता है, जैसे आप थोड़ा बहुत करना है, जैसे नॉर्मल आपका करना केवल हड्डियों का, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम एक्सरे भी कहते हैं। उसके बाद अगर आपको थोड़ा किसी एक बॉडी के किसी एक हिस्से का करना है, जैसे आपको पूरा हाथ का करना है, तो उसको सीटी स्कैन करते हैं। इसके बाद एक एमआरआई आती है, मैंने जिसके बारे में अभी आपको बताया था। एमआरआई में क्या होता है, पूरी बॉडी को आपको मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जहां जहां पुर्जे आपके खराब होंगे उन पुर्जों को आपको देख लेगा। और जैसे सीटी स्कैन में क्या होगा, कोई एक बॉडी, जैसे आपको माना है आपका हाथ में कोई प्रॉब्लम है, तो आपका हाथ का सीटी स्कैन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग की जाने वाली किरणें जो होती है, क्या अवरक्त किरणें हैं, क्या इसमें पराश्रव्य तरंगे हैं, दृश्य प्रकाश है, एक्स किरण है। तो इसमें यूज होता है एक्स किरणों का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और एमआरआई में किसका हो रहा था, चुंबकीय तरंगे का। इस बात का आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24वां है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका इस चीज का। ये टॉपिक जो आपका पहला टॉपिक है, दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। अब होता क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य। अब ये ऐसे इस तरीके का आपने देखा होगा, इस तरीके का जो होता है, ये ये होता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सुरंग बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं। और इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है। इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये रही बात हमारी किसकी, वेव्स की। यानी कि हमने तरंगों की जितनी भी तरंग थे, तरंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने आपको पूरा डिटेल से कवर करवा दिया है। अब बात करेंगे हम ध्वनि या साउंड की, ठीक है। तो अब हम जल्दी जल्दी करने की कवर करेंगे, ठीक है। तो ध्वनि है, ध्वनि को ध्यान से पढ़िएगा। ध्वनि होती क्या है, सबसे पहले आपने सुना होगा, जो चीज भी आपको सुनाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, साउंड बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक
स्वरग्राम, जिसे ड्यूटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। आपने देखा होगा सा रे गा मा पा धा नी सा ये जो 7 होते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा क्या बोल रहा है, स्वर सा का आवृत्ति 256 हर्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ज होती है। और क्या ये क्या सही है? ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैं आपको पहले एक बार बता चुका हूँ, ये तो इसमें मैंने आपको पूरा बताया था, ठीक है। सा का क्या होता है, पा का क्या होता है, नी का क्या होता है करके वो चीज आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो इसमें जो पहला आपका सही है, दूसरा आपका एकदम गलत है, ठीक है। तो यानी कि तो पहले का आंसर क्या होगा, केवल ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी में निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रोगामी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका एक ध्यान से देखिएगा। तो दूसरे का जो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, तो दूसरे का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल इसमें 2 सही है, केवल 2 सही है, ठीक है। एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा हाई लेवल की चीजें पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने दिया गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन ए दिया है आपके सामने, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। कारण ऐसा क्यों है? ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। क्या ये कथन सही है, कारण सही है? तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो तीसरे का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ए गलत है कह रहा है, और परंतु आर सही है। ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम में ताप पर निर्भर करती है, ये तो आपका बिल्कुल सही है, ताप पर निर्भर करती है। लेकिन समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। जी बिल्कुल आपका गलत कथन है, ठीक है। तो केवल आपका ए गलत है, आपका डी, परंतु आर आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, पराध्वनिक तरंगों की आवर्ती कितनी होती है? पराध्वनिक मतलब जिसको आप सुनने से ज्यादा होता है, मतलब एक तो होता है जिसको श्रव्य होती है, एक होती है नॉर्मल जिसको आप सुन सकते हैं, एक होती है अपश्रव्य जिसको आप सुन नहीं पाते हैं, एक होता है श्रव्य जिसको आप सुन पाते हैं, एक होता है अपश्रव्य मतलब जिसको आप सुन, मतलब इतनी ज्यादा आवाज होती है तब भी आप उसको नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका जो आंसर चौथे का आपका डी होना चाहिए, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवाज हम नहीं सुन सकते हैं। इतनी तेज आवाज होती है कि हम उसको नहीं सुन पाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, चौथे का डी करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। पांचवा आपके सामने है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किसमें से होकर नहीं गुजर सकती हैं? हवा में रखा हुआ तांबे के तार बिल्कुल गुजर सकता है। हवा में रखी हुई चांदी की पट्टियां इसमें भी रख बिल्कुल जा सकती हैं। पानी में रखा हुआ कांच का फ्रिज में बिल्कुल इसमें भी रख सकता है। निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप, निर्वात में ध्वनि गुजर ही नहीं सकती है। तो आपका आंसर क्या होगा, पांचवे का आपका डी होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। छठा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? मतलब मनुष्य कितने हर्ट्ज से लेकर कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। आपका ऑप्शन छठे का क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। सातवां क्वेश्चन क्या आपके सामने दिया गया है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं। हर चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीजें बताई हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। इस तरीके के प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। तो सातवें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त किरणें क्या करता है, रिमोट में लगी होती है, ठीक है। जब भी आप रिमोट का बटन दबाते हो तो रिमोट में एक लाइट जलती है, जिस कारण क्या होता है, वो लाइट क्या करते हैं, टीवी को कंट्रोल करती है। वो उस पर कौन सी किरणें लगी होती है, कौन से रेज लगी होती है, तो अवरक्त रेज लगी होती है, इसका आप ध्यान रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? पानी में बिल्कुल जा सकती है, लोहे में बिल्कुल जा सकती है, वायु में बिल्कुल जा सकती है, निर्वात में नहीं जा सकती, इसका ध्यान रखना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9वां आपके सामने दिया गया है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम जो दूरी होनी चाहिए वह है। यानी कि अगर आपको कोई चीज ध्वनि सुननी है तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए एक दूसरे के बीच, तो इसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना होगा। 9वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16.5 मीटर की दूरी आपके बीच होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 16.5 मीटर के बीच की दूरी आपके बीच होनी चाहिए एकदम स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? आपको सबको पता होना चाहिए कितना होता है ये सब ने पढ़ा ही होगा। 10वें का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 330 मीटर पर सेकंड। कहीं कहीं पर आपको 332 मीटर पर सेकंड भी दिया हो सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, या 330 या 332 आपको तो ज्यादा आसान होता है 330, इसलिए 330 को ही हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, पराश्रव्य में वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। पराश्रव्य मतलब जिसको हम जो सुन नहीं सकते, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की। तो 11वें का जो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां आपके सामने दिया गया है। 12वां और 13वां क्वेश्चन दिए हैं। 12वां क्या कह रहा है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? अब ध्वनि की गति सबसे ज्यादा जो मीडियम जो सबसे ज्यादा होता है उस मीडियम में ज्यादा ध्वनि की चाल रहती है। ठीक है, तो हवा तो एक नॉर्मल मीडियम हो, तो हवा में नहीं हो सकती, पानी भी नहीं हो सकती, या तो ग्रेनाइट होगा या लोहा। इसमें से ज्यादा सघन कौन होगा, ज्यादा वो कौन होता है, ज्यादा रेयर कौन होता है, तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 12वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे में आपकी ध्वनि की चाल अधिकतम रहेगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 13वां क्या कह रहा है, माध्यम एक जल है, 2 इस्पात है, 3 नाइट्रोजन है, मैं ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखी। तो सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल रहेगी इस्पात में, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस्पात क्या है, एक धातु है, धातु में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा रहती है। तो 2 नंबर पहले में ऑप्शन नंबर डी ही आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, आरोही क्रम में ना, तो सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम यानी कि सबसे कम गैस में रहेगी। तो गैस तो 3 नंबर या तो ए या बी, दोनों में से एक हो सकता है। तीन, उसके बाद जल में रहेगी तो जल, उसके बाद वो 2 लास्ट में रहना चाहिए। तो 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है इनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं, इनको रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, वे पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जब भी आपको ऐसा कोई बड़ा बड़ा ऑप्शन दिखे तो वही आपका आंसर होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। वे पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ठीक है, पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं। पराध्वनिक तरंगे वो तरंगे होते हैं जिनको हम नहीं सुन सकते हैं, ऐसी तरंगे जिनको हम नहीं सुन सकते उसको हम पराध्वनिक तरंगे कहते हैं। ठीक है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 15वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यदि वी ए, वी डब्ल्यू और वी एस क्रमशः, वी ए वायु के लिए हो जाएगा, वी डब्ल्यू जल के लिए होगा, वी एस इस्पात में हो जाएगा। ठीक है, मैं ध्वनि की गति है तो सबसे ज्यादा किसमें होना चाहिए, ध्वनि की चाल ना। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है मैं आपको बता चुका हूँ, वायु, जल और इस्पात। तो सबसे ज्यादा होगी ध्वनि की चाल इस्पात में होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इस्पात में होना चाहिए, इस्पात वी एस, तो ऑप्शन नंबर या तो बी होगा या डी होगा। ठीक है, तो आपको किस क्रम में लगाना है उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूरा ध्वनि की गति है, तो अच्छा इसमें से कौन सा आपको सही है ये बताना है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, सबसे कम किस में होगी, वायु में होगी, फिर जल में होगी, फिर इस्पात में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो आपको आरोही क्रम में लगाना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है।
अब ये आपको नॉर्मल सी बात है, ये चीजें आपने कभी पढ़ी भी नहीं होंगी, ध्यान से देखा भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 30 डेसिबल की आवाज रिलीज होती है जब दो लोग आपस में बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर कितने डेसिबल की आवाज है, लगभग 30 डेसिबल। अभी मैं नॉर्मल अपने आप से ही बात कर रहा हूँ तो लगभग 15 डेसिबल की होगी। अगर सामने से भी कोई बात करेगा तो 30 डेसिबल की आवाज लगभग होगी। ठीक है, 17 और जो 18 क्वेश्चन है वो लगभग लगता है गलती से छूट गए हैं, तो अब ध्यान से, कोई बात नहीं है। आप 19वां क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में अधिक दाब होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। ठीक है, दो चीजों की बात कर रहा है, एक प्रेशर की बात कर रहा है, एक डेंसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, या अधिक या कम, या अधिक या कम, इसकी बात कर रहा है। तो 19वीं का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसकी डेंसिटी कम होगी। अगर आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां है। 20वां क्या दिया है? ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है? अब क्या क्या नहीं होगा ध्वनि तरंगों में? विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, व्यतिकरण। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्रुवण नहीं हो सकता क्योंकि ध्रुवण प्रकाश में होता है। ठीक है, तो विवर्तन हो सकता है, परावर्तन भी हो सकता है, व्यतिकरण भी हो सकता है, लेकिन पोलराइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ध्रुवण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 20 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 या 21 यहाँ होगा। यहाँ पर ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। अब ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, किसके द्वारा क्या किया जाएगा? माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, या सौर कोशिका द्वारा, या ग्रामोफोन द्वारा। ठीक है, तो 21वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन के द्वारा। अब माइक्रोफोन मैंने लगाया है तो अभी मैं ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जबकि अगर लाउड स्पीकर लगाऊंगा तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में मैं कन्वर्ट करूंगा। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अभी जो मैंने माइक्रोफोन यहाँ पे लगा रखा है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी एनर्जी को किस में यूज कर रहा हूँ? अभी ध्वनि ऊर्जा को अपनी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस चीज का आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22वां आपके सामने दिया गया है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, मतलब मनुष्य के लिए कितना ध्वनि सुनना चाहिए, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डेसिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर एक दूसरे को आपस में बात करनी है तो लगभग 30 डेसिबल की होनी चाहिए, लेकिन मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होगा? 60 डेसिबल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अभी तक इतनी बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो अभी अब तो आपको ध्यान में आ ही गया होगा कि डेसिबल किसका मात्रक होता है? ध्वनि का होता है। ठीक है, वातावरण में ध्वनि का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 24वां है, ये भी आपको उत्तराखंड लोअर पीछे शक्ति 2010 में प्रश्न पूछा गया है। प्राशब्द तरंगे के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 24वें का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, देखते हैं। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, बिल्कुल सही है। पराश्रव्य तरंगे कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, पहला आपका करेक्ट आंसर है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, ये भी करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, सभी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25वां है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? धातु में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26वां आपके सामने दिया गया है। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। सबसे तेज ध्वनि किसमें यात्रा करेगी? स्टील में, निर्वात में, वायु में, जल में। तो स्टील में
याद करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27वां आपके सामने है। शिकार परवक्ष्यों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ये दोनों, डॉल्फिन भी आंख नहीं देख सकती हैं, तो ये किस चीज का काम करते हैं? ये करते हैं प्रतिध्वनि निर्धारण का। ये क्या करते हैं, पहले किरण बाहर को डालते हैं, एक प्राध्वनिक किरणें डालते हैं बाहर को, जिसके बाद प्रतिध्वनि को जिसके एहसास होता है उसके कारण ये क्या करते हैं, इस घटना को अथवा डॉल्फिन बाधाओं का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 27वें का क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 28वां क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है, तो इसके लिए कौन सा होगा आपका? 28वें का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, अब अलग अलग मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक जब दो नॉर्मल इंसान आपस में बात करें तो 30 डेसिबल होना चाहिए, लेकिन अगर एक मानक स्तर की बात करें, एक मनुष्य के लिए मानक स्तर ध्वनि कितना होना चाहिए, तो वो 60 डेसिबल होना चाहिए। लेकिन डब्ल्यूटीओ संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। रात के समय आवासीय क्षेत्र का शोर का अनुमत स्तर है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 45 डेसिबल। वही बात है, अभी तक क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दिया गया है, तो आपका ऑप्शन और ए होना चाहिए। ठीक है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी, ईईजी, ईसीजी या एक्सरे, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सोनोग्राफी में जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो सोनोग्राफी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 31 है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। चंद्रमा पर विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहनते रहते हैं, ये भी नहीं है। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो हम कुछ नहीं सुन पाएंगे। तो 31 का क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 32वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। म्यूजिक कंसर्टर्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि को प्रेषित करना चाहिए, या ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, या ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए? तो जब भी आप देखना होगा दीवारों से आवाज वापस लौटती है ना, तो जब दीवार से आवाज वापस लौटती है तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए? ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए, ध्वनि को सोख लेना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, लोहे की छड़, या डी जल, या सी भाप में? तो 33 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी लोहे की छड़ में तेज चलना चाहिए। ठीक है, अब आज के जो दो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन थे, तो आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं? बिल्कुल नहीं चल सकती हैं। केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं? नहीं, ठोस में क्यों, द्रव में भी चल सकती हैं। यह केवल गैस में चल सकती हैं? क्यों चल सकती है गैस में? ठोस में भी चल सकती हैं। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, ठोस में भी चल सकती है, गैस दोनों में चल सकती है, ये भी सही है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? 34वें का क्या होगा आपका आंसर? डी सही पूछ रहा था। निर्वात में तो चल ही नहीं सकती है, तो ऐसे ही गलत हो गया। केवल ठोस में ये भी गलत हो गया, केवल गैस में ये भी गलत होगा। तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ध्वनि का वेग पर किसका बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा? घनत्व तो मैंने आपको बताया ही था, घनत्व का प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का प्रभाव भी पड़ता है, और आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है। तो बचा क्या है? आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी होता है। ठीक है, तो प्रेशर बचता है, तो दाब, तो दाब का प्रभाव क्या होता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है। किस पर? ध्वनि पर। ध्वनि के वेग पर दाब का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको फिजिक्स के जो दो चैप्टर है, वेव्स और साउंड या ध्वनि, इसकी बात कर ली है। लगभग थोड़ा लंबी क्लास बनी है, 30 से 35 मिनट की क्लास ये रहेगी, लेकिन हाँ, ये चीजें आपको एकदम समझ में आ गई होंगी। अब इस चैप्टर से बाहर कोई क्वेश्चन पूछने के लिए कोई ज्यादा चांसेस नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ऑप्टिक्स, प्रकाश की।
ऑप्टिक्स भी आपको सिलेबस में दिया गया है, तो ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चन आंसर हम ले लेंगे, ऑप्टिक्स को भी सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको हल्का फुल्का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करके एक चैप्टर है फिजिक्स का, 2 चैप्टर और बचते हैं फिजिक्स में। हम फिजिक्स को कल फिजिक्स हम खत्म कर देंगे, ठीक है, कल या परसों में। कल वो दोनों साथ, ऑप्टिक्स और दोनों को साथ ले लूंगा, 2 चैप्टर कल हम खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बचता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। मैथ्स में भी प्रैक्टिस हम करेंगे, मैथ्स में थोड़ा टाइम लगेगा, मैथ्स में क्या है क्वेश्चन खुद बनाने पड़ते हैं, तो मैथ्स में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। बाकी फिजिक्स की बात तो हम कर ही रहे हैं, केमिस्ट्री भी हम बनाएंगे, बायो भी हम बनाएंगे। इन्वायरमेंटल क्लास तो मैं आपको करवा ही चुका हूँ, 1-2 क्लास और आपको दे देंगे, ठीक है। 22 जून को आपका एग्जाम होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।